15 अगस्त 1947 मतलब आज़ादी से लेकर अब तक भारत में डेमोक्रेसी चल रही है, समझने के लिए मान लीजिए ये एक कार की तरह चल रही है। तो इस कार का मालिक कौन हुआ? आप, इस देश के नागरिक। और दूसरा क्वेश्चन ये करूं कि इस कार का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कौन सा है, तो आपके माइंड में एक इमेज क्रिएट होगी इस कार के इंजन की। इस कार के इंजन को आप भारत का संविधान समझ लीजिए। इस कार को जो चलाने वाला है उसको आप पॉलिटिशियन समझ लीजिए। इस कार में जो फ्यूल पड़ रहा है उसको आप भारत में चल रही राजनीति मान लीजिए। इसके चारों टायरों में से पहले टायर को आप विधायिका या पार्लियामेंट समझ लीजिए, दूसरे टायर को आप जुडिशरी या न्यायपालिका समझ लीजिए, तीसरे टायर को आप गवर्नमेंट या कार्यपालिका समझ लीजिए, चौथे टायर को आप मीडिया समझ लीजिए। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं नागरिकों की, मतलब आपकी। हम लोगों को आपस में किसी भी मुद्दे को लेकर के एक रीजनेबल कन्वर्सेशन करते आना चाहिए, चाहे वो कोई भी मुद्दा हो, किसी भी प्रकार का मुद्दा हो। हर एक मुद्दे पर एक तर्क संगत बात आपस में करनी चाहिए। इससे होगा ये कि जितने भर पॉलिटिशियन हैं जो बिना किसी सेंस के बातों को करते रहते हैं, जैसे 2014 से आज़ादी मिली है, कोरोना के टाइम पर गौमूत्र से कोरोना ठीक हो जाता था, ऐसी बातें होना बंद हो जाएंगी। ये भी लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा होगा। कुछ दिन पहले जो कुंभ मेला गया, आप कुंभ मेला को देख लीजिए। कुंभ मेला में करोड़ों लोग वहां पर गए और वहां पर जा करके स्नान करके आए और एक उत्साह और उमंग के साथ वहां तक पहुंचे और स्नान किया और वहां से लौटे। वो जो उत्साह और उमंग था उसका रीजन ये था कि उनके अंदर, उनके दिलों में आस्था के प्रति सम्मान था, जिसकी वजह से वो ट्रेन के भीड़ में और पता नहीं कैसे कैसे वहां तक पहुंचे और स्नान करके खुशी खुशी वापस लौटे। उनकी आस्था का सम्मान करना चाहिए। और वहां जो घटना घटी, तो उस घटना को लेकर के ये जो बागेश्वर वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने बोल दिया था कि भाई वो लोग वहां जाकर के जो भगदड़ में खत्म हुए हैं वो सीधा स्वर्ग को पहुंचे हैं। एकदम से मतलब मीनिंगलेस बात, नॉनसेंस टाइप की बात। और उससे ये देखने को जब मिला कि मतलब आस्था जब दिल में होती है तो वो किसी भी समस्या को मतलब समस्या नहीं मानते, चाहे वो ट्रेन की हो या परिवहन की हो या किसी भी प्रकार की समस्या हो, वो वहां तक पहुंचे और स्नान करके आए। तो इस भावना का सम्मान होना चाहिए, हम सभी को करना चाहिए, सरकार को भी करना चाहिए। और ऐसी ही आस्था अलग अलग धर्म के लोग अपने अपने धर्मों में रखते हैं, तो उनकी भी आस्था का लोकतंत्र में सम्मान होना चाहिए। उनको भी मतलब हक रहता है कि वो अपने धर्म के हिसाब से अपना जो भी कार्यक्रम है वो करें। ये लोकतंत्र में होना चाहिए या होता है, ये बेहद जरूरी रहता है। उसके पहले अगर हम बात करें, जो किसान आंदोलन वहाँ पंजाब, हरियाणा और पता नहीं कहाँ कहाँ के किसान आए और अपने हक के लिए दिल्ली आना चाह रहे थे, सरकार से मांग करना चाह रहे थे, लेकिन सरकार ने वहीं पर उनको रोक दिया। एक प्रकार से तानाशाही टाइप का रवैया सरकार ने अपनाया। मैं नागरिकों को या आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूं कि सरकार में बैठा हुआ व्यक्ति जब बाहर का होगा या गोरी चमड़ी का होगा या अंग्रेज होगा, जरूरी नहीं है कि तभी लोकतंत्र खतरे में हो। किसी देश का आदमी जब सरकार में बैठता है तो वो भी तानाशाही रवैया अपना सकता है। आप अलग अलग टाइम पर देखे होंगे, जैसे आप मणिपुर को देख लीजिए। मणिपुर के मुद्दे पर हमारे पॉलिटिशियन मंत्री मोदी एकदम चुप, ज्यादा कुछ बोलते ही नहीं। ऐसा लगता ही नहीं है कि उनके लिए मणिपुर एक भारत का हिस्सा है। और वहां पर जो आग लगी या जो कुछ भी घटना घटी, उसका जो मेन रीजन है, एक्चुअल में रीजन है, वो मीडिया और ये गंदी राजनीति भी, जितने भर पॉलिटिशियन हैं उन सभी की, उसके चलते ये सब चीजें हुई। और जो बेसिक चीज, जो नीड है इस देश में, जिसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि आपस में रीजनेबल कन्वर्सेशन करना आना चाहिए। ये चीज अगर वहां मणिपुर में होती तो मणिपुर में कुछ नहीं हुआ होता। और ये चीज आएगी कैसे, आप 2-3 सब्जेक्ट में जैसे बता देता हूँ। हिस्ट्री हो गया, एथिक्स हो गया, आपका साहित्य हो गया। साहित्य काफी कुछ
समझाता है। साहित्य एक ऐसी चीज है जो काफी कुछ बताता है, सिखाता है, समझाता है। प्रेजेंट टाइम की घटनाओं को या पास्ट की घटनाओं को देखने के लिए एक नजरिया देता है, इंडिकेशन करता है फ्यूचर के लिए, इंडिकेट करता है फ्यूचर के लिए। फ्यूचर का रास्ता भी आप साहित्य से निकाल सकते हैं, हिस्ट्री का भी यूज कर सकते हैं फ्यूचर का रास्ता निकालने में। आप अपना फ्यूचर कैसा देखते हैं, वो अगर आपको डिजाइन करना है या उसको बनाना है, तो आप इन तीनों सब्जेक्टों में अच्छी समझ आपको होनी चाहिए। ये काफी हद तक आपको आपका फ्यूचर डिजाइन करने में मदद करता है और उस रास्ते में आगे चलने के लिए काफी हेल्पफुल रहता है ये तीनों सब्जेक्ट जो हैं। फिर उसके बाद की जो घटनाएं हैं आप चाहिए देख लीजिए। अब तेलंगाना का भी रिसेंटली जो हुआ, तेलंगाना में हैदराबाद का जो 400 एकड़ का जंगल काटा गया, क्या उसका विरोध किसी ने नहीं किया? उसका विरोध भी वहां के लोगों ने किया। वहां कांग्रेस की सरकार है, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा। मतलब ऐसा रवैया रहता है गवर्नमेंट का कि वो यहाँ की है ही नहीं, यहाँ के लोगों के लिए है ही नहीं, और उस जंगल को साफ कर दिया। तानाशाही जरूरी नहीं है, मैं फिर एक बार बता दूं कि तानाशाही जरूरी नहीं है कि कोई बाहर का व्यक्ति आकर यहाँ शासन करे तभी तानाशाही आती है। यही का आदमी जब पॉलिटिक्स में चला जाता है या पावर में चला जाता है, तो वो अपना काम निकालने के लिए वो अपना फायदा देखता है, और अपना फायदा निकालने के लिए, अपने काम को पूरा करने के लिए वो तानाशाही रवैया अपना लेता है। मैं पहले भी बता चुका हूँ, आप तीनों कृषि कानूनों को देख लीजिए। जब किसान उनका विरोध करने के लिए वहां सड़कों पर आए थे, तो सरकार का कैसा रवैया था, किसानों के ऊपर कैसे मतलब ठंड में पानी डाला जाता था, लाठी चार्ज किया जाता था, आंसू गैस के गोले दागे जाते थे। तानाशाही को खत्म करने के लिए सिस्टम कैसे काम करता है उस पर ध्यान देने की जरूरत है। उस पर डिपेंड करता है कि सिस्टम क्या करता है। सिस्टम में बैठे हुए लोग कौन से हैं उससे कुछ मतलब नहीं है तानाशाही का। सिस्टम कैसे काम कर रहा है, नागरिकों को कैसे ट्रीट कर रहा है, उससे मतलब है। और आप देखिए, जैसे कुछ केस हो जाते हैं, ये केस हुआ एक कोलकाता का रेप केस हो गया, उसके बाद फिर देश में न जाने कितने केस हो गए। लेकिन हम और आप क्या करते हैं कि प्रेजेंट में जैसे हुआ रिसेंटली, तो उसके रिएक्शन में एक कैंडल मार्च निकाल दिए और उससे उसको अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्मों में, इंस्टा, फेसबुक, हर जगह लगा दिया और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी समझ ली कि भाई ये चीज कर दी। जब आप कोलकाता के इस मामले को आप देखेंगे, तो जो मुजरिम था उसको मतलब कुछ ज्यादा कठोर सजा हुई नहीं है, और वो आसानी से सिस्टम को मैनेज करने में लगा हुआ है या काफी हद तक कर चुका है। इसी तरह अलग अलग जगहों पर जो भी केस हुए हैं, हाथरस केस देख लीजिए, कुछ साल पहले कितना वो था, लेकिन अभी वो मैनेज हुआ जा रहा है या फिर हो जाएगा पॉलिटिशियनों के चक्कर में धीरे धीरे। और आप देखिए कि जैसे आरक्षण का मुद्दा है, ये बहुत गरमाया हुआ मुद्दा रहता है। आरक्षण के मुद्दे पर अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार की बातें करते हैं। कांग्रेस पार्टी के अलग करेंगे, बीजेपी के अलग करेंगे, समाजवादी की अलग करेंगे। अभी जो सबसे रिसेंटली मुद्दा चल रहा है जाति जनगणना, मगर जो जाति जनगणना का जो बेस ये लोग बता रहे हैं, एक्सरे उसको नाम दिया जा रहा है कि एक्सरे किया हो जाएगा हिंदुस्तान का, एक्सरे हो जाएगा हिंदुस्तान का। इससे पता लग जाएगा किसको किस चीज की जरूरत है, किसके पास क्या है, किसके पास क्या नहीं है, कौन से लोग कहाँ पर हैं, कौन से लोग कहाँ पर नहीं है, ये सब जानकारी मिल जाएगी। फिर उसके आधार पर ये जातिगत आरक्षण दे देंगे। लेकिन जो आरक्षण अभी लागू है, SC ST OBC जनरल और सभी जितनी भर कैटेगरी हैं उन सभी के लिए, उसी आरक्षण में एक और आरक्षण देना चाहिए, इकोनॉमिक आरक्षण, मतलब आर्थिक रूप से आरक्षण। जैसे SC कैटेगरी का आरक्षण है, वो कोटा है, वो ठीक है, लेकिन SC कैटेगरी में ही अलग अलग कैटेगरी बना देनी चाहिए। कैटेगरी जैसे A हो गई, B हो गई, C हो गई, D हो गई, ऐसे जरूरत पड़े तो E और F भी। अब कैटेगरी A में वो लोग आएंगे जिनकी आय, इनकम एक निर्धारित रहेगी,
जैसे 10 लाख है या 12 लाख है, 10 से 12 लाख तक के जितने भी एससी कैटेगरी के लोग होंगे वो एससी कैटेगरी में किस श्रेणी में रहेंगे। फिर एससी कैटेगरी में ही जिनकी आय 10 लाख से 8 लाख के बीच में है वो किस श्रेणी में हो जाएंगे, बी श्रेणी में हो जाएंगे। तो किस श्रेणी में हो जाएंगे, सी श्रेणी में हो जाएंगे। इसी तरह आप बी बना दीजिए, सी बना दीजिए, डी बना दीजिए। इसी तरह हर एक कैटेगरी में कर दीजिए, जर्नल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी जितनी भर हैं सभी में कर दीजिए। एक जातिगत आरक्षण लागू करिए और उसके साथ एक इकोनॉमिक आरक्षण लागू करिए। इससे ज्यादा फायदा मिल सकेगा सभी लोगों को या सभी नागरिकों को। और ये जो वोट बैंक की राजनीति चलती रहती, जैसे आप तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी बोल रही है वहां ओबीसी को 40% आरक्षण दे दिया गया, फिर बीजेपी कुछ बोलेगी और कुछ एक्शन लेगी। इससे ज्यादा होना नहीं है कुछ। जो एक्चुअल में होना चाहिए वो मैं बता चुका हूं कि एक आरक्षण जातिगत कर दो, दूसरा आरक्षण आर्थिक रूप से कर दो। इससे मेन फायदा पहुंचेगा, जिसको वास्तव में जरूरत है उसके पास तक ये चीजें पहुंचेंगी। और आरक्षण का जो मेन मकसद था रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व को डिसाइड करना, मतलब जितनी भी सर्विसेज हैं या जितने भी क्षेत्र हैं, पॉलिटिशियन या खेल या कुछ भी हो, या फिर सर्विसेज की बात करूं तो सिविल सर्विस से लेकर के अलग अलग जितनी भी नौकरियां हैं उन सभी में रिप्रेजेंटेशन को डिसाइड करने के लिए, प्रतिनिधित्व को डिसाइड करने के लिए आरक्षण शब्द रखा गया था। लेकिन आज की डेट में 2025 में ये चीजें अब फिट नहीं बैठती 1947 के हिसाब से, क्योंकि एससी कैटेगरी में ही अब अगर आप देखेंगे, जैसे मैं एससी कैटेगरी में आता हूं तो एससी कैटेगरी में भी आर्थिक समानता पाई जा रही है। किसी की इनकम कुछ है और किसी की इनकम कुछ है और किसी की इनकम बहुत ही कम है। मतलब किसी की इनकम ज्यादा है, किसी की इनकम मीडियम में है और किसी की इनकम बहुत ही कम है, लेकिन है तीनों एससी कैटेगरी के। लेकिन जब उनका कट ऑफ डिसाइड होता है तो एक ही पैमाना रहता है। जैसे एससी कैटेगरी कट ऑफ इतना गया तो जिसकी इनकम सबसे ज्यादा है एससी कैटेगरी का उसके लिए भी वही है, और जिसकी इनकम सबसे कम है उसके लिए भी वही है। जबकि संसाधनों तक पहुंच जिसकी इनकम ज्यादा है उसको आसानी से हो जा रही है, और जिसकी इनकम कम है एससी कैटेगरी में ही उसको मतलब मिल ही नहीं पाती संसाधन, चाहे एजुकेशन के हों, चाहे बिजनेस के हों, चाहे किसी भी चीज के। तो जो आरक्षण होना चाहिए वो इसी तरह से होना चाहिए। एससी कैटेगरी में जैसे मैं पहले बता चुका कि ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, डी कैटेगरी, ऐसा करके आप आरक्षण दे दें तो ये ज्यादा सही रहेगा। इससे मकसद पूरा होगा संविधान बनाने वालों का। इससे मेन जो रिप्रेजेंटेशन डिसाइड करने के लिए रखा गया है आरक्षण वो पूरा होगा धीरे धीरे करके 30-35 साल में या 40 साल बाद, कि भाई हमारे देश की आर्मी है और उसमें इस जात की इस धर्म के लोग इतने वहां जाकर के अपना अपना सेवा दे रहे हैं। जैसे पुलिस है तो पुलिस में इंडिया की पुलिस है, एमपी की पुलिस है या किसी भी स्टेट की पुलिस है, तो उस स्टेट की पुलिस सर्विस में इस जात के लोग इतने हैं, रिप्रेजेंटेड इस तरीके से डिसाइड होगा। ये नहीं कि मतलब एक कैटेगरी बना दिए एससी और वहां से चुनिंदा लोगों को चुन करके वहां भेज दिए, जर्नल बना दिए वहां से चुन करके चुनिंदा लोगों को वहां भेज दिए। डेटा निकालना ही चाहिए, जातिगत जनगणना करनी चाहिए, बहुत जरूरी है, करो, लेकिन ऐसा भी डेटा निकाल करके रखो कि कौन से किस कैटेगरी के लोग कहाँ से पढ़ाई ड्रॉप कर देते हैं, पढ़ाई से नाता टूट जाता है, कमाने की तरफ जाना पड़ता है, यहाँ वहां जाकर के काम ढूंढ लेते हैं, वहां जाकर के काम करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा आंकड़ा आप निकालिए और उस पर एनालाइज करिए, उसको बोलिए कि एक्सरे कर रहे हैं। इससे हम फ्यूचर डिसाइड करेंगे, आगे का विजन देखेंगे। इस तरीके का एक्सरे देख करके आगे का विजन डिसाइड होगा, आगे की ओर बढ़ेंगे।